गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, कॉमर्स निर्माण बैच में आपकी जो क्लास चल रही है अकाउंटेंसी को लेकर, स्पेशली ये क्लास 11th के लिए है और ये सीए फाउंडेशन के लिए भी यूजफुल है। और क्लास 11th का सीबीएसई, आरबीएसई और एनसीईआरटी तीनों का इसके अंदर सिलेबस कवर हो रहा है। और अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। आज की इस क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 6 है और ये क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे रोज 5 बजे मिलती है। और ये क्लास बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। आप इस क्लास को जरूर से देखें और अपनी क्लास 11th की स्टडी को कंटिन्यू रखें। आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ये टॉपिक्स अपन कवर करेंगे। इस बैच में हम कंप्लीट अपना क्लास 11th का सिलेबस कवर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपको पूरा कंप्लीट क्रिएट करेंगे, आपका सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो इस क्लास को आप जरूर से रेगुलर देखें। क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी समर्पण बैच है जिसमें फ्री क्लासेस आपको दी जा रही हैं। क्लास 12th का बैच आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या आपके भैया हैं, दीदी हैं, जो क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका भी एनसीईआरटी का सिलेबस है, वो इस कोर्स के अंदर बिल्कुल फ्री डेली 3 बजे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 12 सीबीएसई के लिए हमारा एक बैच विश्वास 2.0 बैच के नाम से है, जिसमें हम बहुत ही नॉमिनल फीस पर ये तीनों बुक्स कवर करवा रहे हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है और क्लास से आपको कितना फायदा हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है, अकाउंटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। 2 क्लास अपनी इसकी और आएगी, एक क्लास ये आएगी और एक क्लास इसके बाद में और आएगी कल की। उसके बाद फिर ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में लेक्चर नंबर 6 में हमारे जो टॉपिक्स रहने वाले हैं, अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, एडवांटेजेज और यूजेज ऑफ अकाउंटिंग और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ये टॉपिक्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे और क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आता है हमारा, अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए बच्चों, अकाउंटिंग इज ऑफन रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। लेखांकन को हम कभी कभी व्यवसाय की, बिजनेस की जो है भाषा मानते हैं। सिंस द मेन एम ऑफ एन लैंग्वेज इज टू सर्व एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। किसी भी भाषा का जो मुख्य उद्देश्य होता है संचार का माध्यम बनना होता है, यानी कि जिस माध्यम से कम्युनिकेट किया जाता है, संचार किया जाता है, वो माध्यम भाषा होती है। तो अकाउंटिंग कम्युनिकेट्स द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज टू मैनेजमेंट, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट। मतलब जो लेखांकन होता है, अकाउंटिंग होता है, वो बिजनेस के ओनर्स पे, बिजनेस की एक्टिविटीज को, उसका जो परिणाम होता है, प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, वो मैनेजमेंट को, बिजनेस के ओनर्स को, निवेशकों को यानी कि इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स एंड मनी लेंडर्स और सरकार तक आदि इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती है। कौन करता है? ये अकाउंटिंग करता है। तो अकाउंटिंग एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में काम करता है। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस टू इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ द सच इंफॉर्मेशन। मतलब जो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है बच्चों, उसके अंदर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं और कम्युनिकेटिंग करते हैं। और इंफॉर्मेशन को जो है बिजनेस की जो रिलेटेड यूजर्स होते हैं उन तक इंफॉर्मेशन को हम पहुंचाते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्संस हैव वेस्टेड इन इंटरेस्ट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ऑल दीज इंटरेस्टेड पार्टीज। देखो भाई, कोई भी बिजनेस जो हम करते हैं, उस बिजनेस के कई सारे समूह होते हैं
जो उस बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, जो बिजनेस के बारे में निस्वार्थ होते हैं और वो बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन बिजनेस से मांगते हैं। तो जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन उन यूजर्स को चाहिए होती है, वो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये वापस से वही पैराग्राफ आ गया है, ठीक है। हाँ, ये सेम स्लाइड है, रिपीट हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, या हम कह सकते हैं कि वो पार्टीज जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेती हैं, तो वो कौन कौन सी पार्टीज हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हु हैव कॉन्टैक्ट विद द बिजनेस एंटरप्राइजेस। मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो कई विभिन्न समूहों के द्वारा उपयोगी होती है, जिनका बिजनेस के साथ में क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है, और वे लेखांकन जानकारी का उपयोग अपनी जानकारी संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। मतलब दे यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वेरिड नीड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यूजर्स जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर वो होते हैं जो बिजनेस से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं और बिजनेस की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल यूजर्स की। इंटरनल यूजर्स आर द पर्सन हु हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज सच एज ऑनर्स एंड मैनेजमेंट। यानी कि इंटरनल यूजर वो पर्सन होते हैं जिनका बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन होता है और डायरेक्ट उनका हित होता है, और जैसे बिजनेस के मालिक होते हैं और मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें ऑनर को क्या रिक्वायरमेंट होती है। ऑनर यानी कि प्रेजेंट इन्वेस्टर्स जो होते हैं कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस। यानी कि जो बिजनेस का ऑनर होता है वो बिजनेस में पैसा लगाता है, इसलिए बिजनेस की दो इंफॉर्मेशन उसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो रिक्वायर्ड होती है। एक तो होती है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी इंफॉर्मेशन जानना जिससे ये पता चल सके कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस की स्थिति का पता करना प्रॉफिटेबिलिटी कहलाता है, यानी लाभप्रदता यानी कि लाभदायकता कहलाता है। और बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में पता करना है, बिजनेस की फाइनेंशियल स्थिति का पता करना है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें बिजनेस की असेट्स, बिजनेस की कैपिटल, बिजनेस की लाइबिलिटी, इनके बारे में पता चलता है। तो जो बिजनेस का ऑनर होता है वो बिजनेस में पैसा लगाता है, तो उसे बिजनेस की इन इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। दे ऑल्सो वांट टू नो वेदर द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वो ये भी जानना चाहते हैं कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो उसका क्या कारण है और घट रहा है तो उसका क्या कारण है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स एंड फ्लोटिंग असेट्स ऑफ द बिजनेस। वो ये जानना चाहता है कि बिजनेस की जो फिक्स असेट्स है या जो करंट असेट्स है वो कैसी है, और ऐसी इंफॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिलती है, अकाउंटिंग से मिलती है। तो अकाउंटिंग से ये सारी इंफॉर्मेशन उनको प्राप्त होती है। मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। यानी जो मैनेजमेंट होता है बिजनेस को कुशलता पूर्वक यानी कि स्मूथ तरीके से, एफिशिएंट तरीके से बिजनेस को चलाने के लिए अकाउंटिंग से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। किसको होती है, मैनेजमेंट को होती है। तो वो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, अकाउंटिंग से ही मिलती है। देयर नीड्स आर मेट बाय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से होती है। प्रोवाइडेड बाय पब्लिश रिपोर्ट्स, जो या तो रिपोर्ट्स के माध्यम से उनको प्रोवाइड होती है, और वो रिपोर्ट्स होती है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इनसे मैनेजमेंट को जो है बिजनेस के बारे में डिसीजन लेने में सहायता होती है। तो ये इंफॉर्मेशन बिजनेस को जो है मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड रहती है। तो ये उनके क्या होते हैं, आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं। अब अपन बात करें एक्सटर्नल यूजर्स की। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज बट आर नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनका बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, बट उनका बिजनेस के साथ में प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई फायदा होता है, तो वो बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होते, लेकिन उन्हें बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे यूजर्स को हम जो बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर के लोग होते हैं। ठीक है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, तो ये जो लोग होते हैं ये बाहर के होते हैं, इनका बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है।
तो इनको हम एक्सटर्नल यूजर्स बोलते हैं। बच्चों, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि क्लास का फायदा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो फ्री क्लास का आप अच्छे से फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इन क्लासेस का फायदा पहुंचाएं। एक्सटर्नल यूजर्स की अगर बात करें, दे हैव नो एक्सेस टू द इंटरनल और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स। जो इंटरनल रिपोर्ट्स होती है, अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स होती है, उनको उनके ऊपर बिजनेस का जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो डायरेक्ट उनका रिलेशन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि दे हैव नो एक्सेस, यानी कि उनको बिजनेस से डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलती है इंटरनल और अनपब्लिश रिपोर्ट्स की। जो रिपोर्ट्स बिजनेस ने पब्लिश नहीं की है या इंटरनल रिपोर्ट्स है, उन तक ये लोग नहीं पहुंच पाते हैं। हेंस मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल और पब्लिश रिपोर्ट्स, यानी कि जो बिजनेस के द्वारा रिपोर्ट्स प्रकाशित की जाती है, पब्लिश की जाती है, उन्हीं रिपोर्ट्स के ऊपर इनको डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट जब कोई कंपनी प्रोवाइड करवाती है, तभी एक्सटर्नल यूजर्स के लिए ये फायदेमंद होती है। और एक्सटर्नल यूजर्स की अगर अपन बात करें, पोटेंशियल या न्यू इन्वेस्टर्स की बात कर सकते हैं, यानी कि बाहरी उपयोगकर्ता में संभावित और नए निवेशक होते हैं। संभावित का मतलब फ्यूचर में जो इन्वेस्टर्स बिजनेस के अंदर पैसा लगाएंगे। क्रेडिटर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं। तो ये सब के सब जो होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। सम ऑफ द एक्सटर्नल यूजर्स एंड देयर नीड फॉर इंफॉर्मेशन आर गिवन बिलो। कई सारे जो है एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, उनमें सबसे पहले आता है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। उनको बिजनेस के बारे में, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बिजनेस की स्थिति वो जानना चाहते हैं कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लॉस कैसा है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो ये जो यूजर्स होते हैं ये एक्सटर्नल यूजर होते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, जो बिजनेस को सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट बेसिस पे, जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए 1 ईयर के लिए जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, वो लोग हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं और ये भी हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। भाई कोई भी हमें अगर उधार देगा बिजनेस से रिलेटेड, तो वो हमारी बिजनेस की स्थिति को देखकर ही तो देगा। बिजनेस के बारे में जानना चाहेगा कि भाई प्रॉफिट इनका कैसा है, लॉस कैसा है, और ये टाइम पे पेमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। ये सारी चीजें जानने के बाद ही वो हमारे को उधार दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें लोन देते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक होते हैं। ठीक है। कर्मचारी जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं, वो लोग भी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या क्या पोजीशन चल रही है, हमें टाइम पे सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, हमारी कितनी ग्रोथ होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन कर्मचारियों को भी रिक्वायरमेंट होती है। टैक्स अथॉरिटीज भी ये जानना चाहते हैं कि भाई बिजनेस की जो रिटर्न्स वगैरह है वो टाइम पे फाइल हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है। और रिटर्न्स वगैरह का क्या उसका प्रोसीजर चल रहा है। तो ये एक्सटर्नल यूजर होते हैं जो अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जब कोई भी रिटर्न वगैरह फाइल करनी होती है, तो फाइनल अकाउंट्स जो हमारे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वो इन टैक्स अथॉरिटीज के साथ हमें शेयर करना होता है। गवर्नमेंट और देयर एजेंसी, जो गवर्नमेंट के एजेंसीज होती है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट से हमें कई तरह की जो है सब्सिडी वगैरह मिल रही होती है, गवर्नमेंट से अपने को कई तरह के फायदे मिल रहे होते हैं। उन फायदों के बारे में, वो बिजनेस के बारे में हमें जानना चाहते हैं कि भाई जिस बिजनेस को हम फायदा दे रहे हैं या कोई सब्सिडी दे रहे हैं, उस बिजनेस की ग्रोथ कितनी हो रही है, और वो बिजनेस समाज के लिए कितना यूजफुल है, समाज को कितना रोजगार प्रोवाइड करवा रहा है, समाज के हित के लिए कितना काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को भी उस बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी आती है, सामाजिक उत्तरदायित्व समूह, जैसे पर्यावरण संरक्षण समूह होता है, वो भी बिजनेस के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं कि भाई बिजनेस की एक्टिविटीज किस प्रकार की है, जिससे पर्यावरण को नुकसान तो नहीं हो रहा है या समाज के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें सामाजिक उत्तरदायित्व में आती है। और एक बिजनेस समाज में रहकर किया जाता है, तो समाज के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक बिजनेस की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वो टाइम पर पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जानकारी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स को रिक्वायरमेंट होती है। पब्लिक को भी बिजनेस के बारे में जानना होता है कि बिजनेस जो हमारे यहाँ पर लग रहा है बिजनेस सोसाइटी के अंदर, ये बिजनेस जो है कितना हमारे को यहाँ पर प्रॉफिट प्रोवाइड करवाएगा, कितना रोजगार इनसे हमारे को मिलेगा, या कितना हमारे को जो है फायदा यहाँ पर होगा। कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो भी बिजनेस के बारे में रिक्वायरमेंट जानना चाहते हैं कि बिजनेस किस तरह से ग्रो कर रहा है और कैसे इसके साथ कंपटीशन किया जा सकता है।
फिर अब अपन बात करें एडवांटेजेस और यूजेज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या हमारी एडवांटेजेस होती है? तो एडवांटेजेस की अगर अपन बात करें, अकाउंटिंग सबसे पहले हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट करने में। मैनेजमेंट करने में अकाउंटिंग की बहुत हेल्प होती है। और अकाउंटिंग में जो मैनेजमेंट की हेल्प होती है वो तीन तरह से होती है। एक तो योजनाएं बनाने में, डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोलिंग करने में। ठीक है, बिजनेस के जो रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज, उन सबका कंट्रोल करने में, उनका डिसीजन मेकिंग करने में, और उनका जो है क्या बोलते हैं, प्लानिंग करने में हेल्प होती है। दूसरा आता है बच्चों, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। यानी ये बिजनेस से रिलेटेड कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट लॉस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अनेबल्स कंपेरेटिव कंपेरेटिव स्टडी, यानी कि जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है वो जो हम प्रिपेयर करते हैं उनसे हम तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक होते हैं। मतलब हमारे विभिन्न ईयर के जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं और बैलेंस शीट है उनको अपन इस तरह से बनाते हैं कि अपन कई सालों के ईयर की जो प्रॉफिट लॉस होते हैं उनके साथ उनकी कंपेयर कर सकते हैं। और आगे बात करें, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, एक बिजनेस को कितना टैक्स पे करना है उसका असेसमेंट करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। एविडेंस इन द लीगल मैटर्स में अगर किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा होता है तो वहां पर लीगल मैटर्स में भी जो है हमारी जो अकाउंटिंग होती है उस अकाउंटिंग को हम एविडेंस के रूप में, सबूत के रूप में पेश कर सकते हैं। व्यवसाय को अगर बेचना हो तो व्यवसाय का जो सही वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो तो वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। हेल्पफुल इन द रेजिंग लोन्स, अगर बिजनेस हमें लोन लेना है तो लोन लेने के लिए भी सहायक होता है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, किसी के साथ अगर पार्टनरशिप अकाउंट करना है तो उसमें भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द एरर्स एंड फ्रॉड्स, अगर बिजनेस में किसी तरह का कोई एरर चल रहा है या किसी तरह की कोई धोखाधड़ी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, तो उसका पता लगाया जा सकता है अकाउंटिंग के माध्यम से। अब इन सारे पॉइंट्स को अपन वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की हेल्पफुल किस तरह से होती है? अकाउंटिंग जो है बिजनेस को चलाने के लिए, व्यवसाय को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए प्रबंधन को बहुत सारी जानकारी की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन बिजनेस से प्रोवाइड होती है वो हमें कुछ कार्यों में हेल्पफुल होती है। जैसे सबसे पहला आपका योजना बनाने में सहायक होता है, हेल्पफुल इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोलिंग करने में। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट को हेल्प होती है बिजनेस को चलाने के लिए। अब सबसे पहले बात करें कि हेल्पफुल इन प्लानिंग किस तरह से जो है मैनेजमेंट इस इंफॉर्मेशन का यूज करता है। मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो वेदर द सेल्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट ये जानना चाहता है कि बिजनेस में सेल्स बढ़ रही है या घट रही है, या साथ ही कितना उत्पादन हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शन की स्पीड क्या है, स्लो स्पीड से प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है, साथ में उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी बढ़ रही है प्रोडक्शन की। ऑल सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग के द्वारा दी जाती है। विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर सेल्स एंड एक्सपेंसेस, जो बिजनेस के लिए मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि भविष्य में हम सेल्स कितनी होगी या कितना बिजनेस के अंदर हमारा फ्यूचर में खर्चा होगा, उनके बारे में पूर्वानुमान लगाने में सहायक होता है, फोरकास्टिंग करने में सहायक। इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू द एस्टिमेट द कैश रिसिप्ट एंड कैश डिस्बर्समेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि जैसे मान लो प्रेजेंट में खर्चे कितने हो रहे हैं, सेल्स कितनी हो रही है, ये पता चल गया तो आगे आने वाले सालों में हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना कैश हमें रिसिप्ट होगा, कितना हमें कैश पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये अनुमान हम पहले से लगा सकते हैं, ऐसी योजना हम पहले से बना सकते हैं। फिर बात करें डिसीजन मेकिंग में, एट द टाइम्स द मैनेजमेंट हैज टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस, एक टाइम पर बिजनेस को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या रहेगी,
हाउ मच प्रोडक्ट शुड बी ऑफर्ड टू कस्टमर्स, कितना जो है प्रोडक्ट अपने को कस्टमर्स को सेल करना है। तो इस तरह के डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट होती है। फिर आता है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट वुड लाइक टू सी दैट द कॉस्ट इनकर्ड एंड इज रीजनेबल एंड दैट नो डिपार्टमेंट इज ओवर स्पेंडिंग। मतलब हर प्रबंधन ये जानना चाहता है कि जो खर्चा किया गया है, जो एक्सपेंसेस किया गया है, वो बिल्कुल लिमिट में किया गया है, कोई डिपार्टमेंट अपनी लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंसेस तो नहीं कर रहा है। देखो आप जानते हैं बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य कर रहे होते हैं, तो मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों, प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। Business transactions have grown in the size and complexity and it is not possible to remember each and every transaction। ठीक है, बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बिजनेस का साइज भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तो हम सारे ट्रांजेक्शन्स को याद नहीं रख सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग कीप्स अ प्रॉम्प्ट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, यानी बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका सिस्टमेटिक तरीके से, प्रॉम्प्ट तरीके से रिकॉर्डिंग किया जाता है। फिर बाद में उनकी समराइजिंग की जाती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ ट्रू पिक्चर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंटिटी, यानी बिजनेस एंटिटी की ट्रू पिक्चर फाइंड आउट करने के लिए उन ट्रांजेक्शन्स का क्या किया जाता है, समराइजिंग किया जाता है, और समराइजिंग करने के बाद ही हम आगे के ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। थर्ड पॉइंट अगर अपन बात करें, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। भाई अकाउंटिंग का एक फायदा ये भी तो है, एक लाभ ये भी तो है कि अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के माध्यम से नेट रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड ये अपने को पता चलती है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, डिस्क्लोजेस द नेट प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड ड्यूरिंग द दैट पीरियड। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें बिजनेस के प्रॉफिट लॉस का पता चलता है, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना प्रॉफिट लॉस कमाया है। The information regarding profit is great used to the owners and various other interested parties। यानी जो ओनर होते हैं बिजनेस के और जो अदर इंटरेस्टेड पार्टीज होती है उनके लिए प्रॉफिट वाली इंफॉर्मेशन बहुत काम की होती है, और प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है इस बात से उनके डिसीजंस काफी डिपेंड करते हैं। तो अकाउंटिंग का एक बेनिफिट ये भी है कि इससे हमें प्रॉफिट लॉस का पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। बिजनेस की हम बैलेंस शीट बनाते हैं एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, उससे हमें बिजनेस के बारे में पता चलता है कि बिजनेस की असेट्स कितनी है, कैपिटल कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है। ठीक है, असेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी क्या होती है, इन सब के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट डिस्क्लोजेस द पोजीशन ऑफ द असेट्स एंड देयर वैल्यूज ऑन वन हैंड एंड अदर एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन द अदर। मतलब एक तरफ बिजनेस की बैलेंस शीट के अंदर, जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों वहां हम जानेंगे बैलेंस शीट के अंदर एक तरफ हमारी लाइबिलिटी होती है और एक तरफ असेट्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी बाय कीपिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग हेल्प्स द ओनर्स टू कंपेयर वन ईयर्स कॉस्ट, एक्सपेंसेस, सेल्स एंड प्रॉफिट विद दोज ऑफ अदर ईयर्स। भाई एक साल के जो हमने डेटा तैयार किए हैं उन डेटा का हम पिछले सालों के साथ या आने वाले सालों के साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने पिछले 5 साल के हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बना रखी है, तो उससे हमें पता चल सकता है कि पिछले 5 सालों में हमारा एक्सपेंसेस कितना था, हमारा सेल्स कितना था, प्रॉफिट कितना था, लॉस कितना था, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी, तो ये हम पता लगा सकते हैं। अब पिछले 5 साल का इंफॉर्मेशन जब हमारे पास अवेलेबल रहेगा तो करंट ईयर के साथ हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, ताकि हमें यह पता चल सकता है कि बिजनेस में हमें आगे क्या ग्रोथ करनी है। सच अ कंपैरिजन प्रोवाइड्स द यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच इंपॉर्टेंट डिसीजंस कैन बी टेकन मोर जुडिशियली। ठीक है, तो यह इंफॉर्मेशन उनको पता चलती है। इसके बाद में देखते हैं बच्चों, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी का असेसमेंट करने में सहायता मिलती है। प्रॉपरली मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स विल बी ग्रेट हेल्प व्हेन द फर्म इज असेस्ड टू इनकम टैक्स एंड जीएसटी। जब भी किसी बिजनेस के ऊपर इनकम टैक्स और जीएसटी अप्लाई होता है तो वो टैक्स की लाइबिलिटी का मतलब होता है कि टैक्स कितना चुकाना है, ये हमें अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने पर ही पता चलता है।
सच रिकॉर्ड्स व्हेन ऑडिटेड, जब सारे रिकॉर्ड्स का हम ऑडिटेड करवा लेते हैं सीए से, तो उससे हमारे को टैक्स अथॉरिटीज को उनके ऊपर विश्वास हो जाता है। एविडेंस इन द लीगल मैटर्स, बिजनेस के हमारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं बच्चों, वो लीगल मैटर्स में हमारी हेल्प करते हैं। लीगल मैटर्स में अकाउंट्स को हम एक साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में काम में ले सकते हैं। प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंट सपोर्टेड बाय द ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज ए फर्म एविडेंस। भाई आपने अगर प्रॉपरली तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं और किसी कस्टमर के साथ या किसी पार्टी के साथ आपका कोई कोर्ट के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई केस चल रहा होता है, तो वहां पर आप अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक एविडेंस के रूप में, एक सबूत के रूप में पेश कर सकते हैं, वो मान्य होते हैं। फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस, इफ अ बिजनेस एंटिटी इज बीइंग सोल्ड, अगर किसी बिजनेस को हमें सेल करना हो तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि बिजनेस की प्रॉपर परचेज प्राइस क्या हो सकती है। किसी बिजनेस को अगर हमें खरीदना है तो उस बिजनेस की प्रॉपर प्राइस क्या है, या हमें हमारा बिजनेस सेल करना है तो उसकी प्रॉपर सेल प्राइस क्या हो सकती है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। फिर आता है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज ग्रेट हेल्प वाइल रेजिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जब किसी भी बिजनेस को किसी बैंक से या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना होता है तो हमारी जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि सच इंस्टीट्यूशंस बिफोर सैंक्शनिंग लोन स्क्रीन वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्म सच एज फाइनल अकाउंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सारी चीजें वो जो है बिजनेस से जानते हैं। बिजनेस के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन जब हम प्रोवाइड करवाएंगे तभी हमें बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी तरह का लोन मिल पाएगा। तो लोन लेने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल होती है। इसके बाद में आता है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। Accounting records provide all the information needed at the time of admission of a partner, retirement or death of a partner and discloses dissolution of the firm। जब भी पार्टनर का हमें एडमिशन करना हो पार्टनरशिप फर्म के अंदर, कोई पार्टनर रिटायर होता है या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या फर्म को डिसोल्यूशन करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी होती है। गुडविल ऑफ द फर्म इज ऑल्सो वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के आधार पर गुडविल का वैल्यूएशन भी किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है, अकाउंटिंग जो है हेल्पफुल करता है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द एरर्स एंड फ्रॉड्स। अगर हम प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे तो बिजनेस के बारे में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन पता चलेगी, और बिजनेस की में अगर किसी तरह की कोई गलतियां हो रही है या किसी तरह की कोई धोखाधड़ी, फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो उसके ऊपर रोकथाम भी लगा सकते हैं, उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं और उसका डिटेक्शन भी कर सकते हैं। अब आता है बच्चों लास्ट टॉपिक आज की क्लास का हमारा, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों क्लास का मटेरियल, प्रेजेंटेशन करने का तरीका और आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना होगा तो इसको और हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी बच्चे क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की अगर अपन बात करें, एज डिस्कस्ड अबाउ, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ ए कंसर्न टू द ओनर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टी। जैसा कि हमने जाना कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और ये बात किनको प्रोवाइड करवाई जाती है, बिजनेस के ओनर को और अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। इन एडिशन इट प्रोवाइड्स वेरियस अदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इसके अंदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। हाउएवर अकाउंटिंग हैज सर्टेन लिमिटेशंस, फिर भी यहाँ पर अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिनके बारे में अपने को जानना जरूरी होता है। तो अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होती है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स, व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित होती है। कई बार अकाउंटेंट जो होता है, अकाउंटिंग का काम जो करता है, वो अपने अकाउंटिंग का जो कार्य करता है, खुद के पर्सनल डिसीजन से अकाउंटिंग कई बार प्रभावित हो जाती है।
बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। बिजनेस की जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होती है, कन्वेंशंस होती है, उनके लिए भी हेल्पफुल होता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस के ऊपर आधारित होता है, तो कई बार उसके अंदर कमियां पाई जाती हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, ओमिशंस ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, गुणात्मक जानकारियों को छोड़ दिया जाता है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि जो पास्ट वाली कॉस्ट होती है, भूतकालीन कॉस्ट होती है, उसके ऊपर आधारित होते हैं, प्रेजेंट कॉस्ट का यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा जाता है, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं जिनको अपन एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स। अकाउंटिंग एज an exact science, and accountant has to exercise his personal judgment in respect of various items. For example, it is extremely difficult to predict with any degree of accuracy an actual useful life of an asset which is needed for calculating depreciation. मतलब लेखांकन कई बार एक सटीक विज्ञान के रूप में काम करता है। अकाउंटेंट को कई बार अपने व्यक्तिगत निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे मान लो किसी असेट्स को, जैसे कोई असेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिजनेस में 10 साल चलेगी। अब ये 10 साल तक चलेगी, ये एक्चुअल में उसका सही जीवन काल मापना कई बार गलत हो जाता है। कई बार हम असेट्स को 10 साल तक अज्यूम कर लेते हैं कि 10 ईयर तक चलेगी या 5 ईयर तक चलेगी, लेकिन कई बार वो उससे ज़्यादा चल जाती है या उससे कम चल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ये जानकारी हमारे को गलत साबित हो जाती है। तो कई बार अकाउंटिंग जो होती है हमारी व्यक्तिगत निर्णयों से, यानी पर्सनल जजमेंट्स क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। Based on accounting concepts and conventions, accounts are prepared on the basis of number of accounting concepts and conventions. यानी कि कई सारी जो परिपाटियां होती है, अवधारणाएं होती है, पुरानी परंपराएं होती है, उसके आधार पर हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। Hence, profitability and financial position disclose it may not be realistic. तो कई बार जो इंफॉर्मेशन चाहे प्रॉफिट की हो, चाहे फाइनेंशियल पोजीशन की हो, वो वास्तविक नहीं लगती है, क्योंकि जब पुरानी परिपाटियों परंपराओं के आधार पर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, पुरानी अवधारणाओं के आधार पर कर रहे हो, तो कई बार उसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन गलत साबित हो जाती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अपन कहें, फिक्स असेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी जिस कॉस्ट पे असेट्स को हमने प्राप्त किया था, खरीदा था, उस कॉस्ट पे दिखाते हैं, उसको उस वैल्यू पे दिखाते हैं। दिस मीन्स दैट द फिक्स असेट्स आर शोन ऑन देयर कॉस्ट, नॉट एट मार्केट वैल्यू। अब उस असेट्स की मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो मार्केट वैल्यू को यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है। तो इस बात को इन्होंने क्या बना दिया, इसकी लिमिटेशंस बना दिया। फिर आगे कहें कि द वैल्यूज रियलाइज्ड ऑन देयर सेल्स में बी और लेस देन वैल्यूज स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। कई बार जो असेट्स को हम सेल करेंगे, उसका जो प्राइस मिलेगा अपने को, वो कम या ज्यादा भी मिल सकता है। कई बार प्राइस कम मिलता है, कई बार प्राइस ज्यादा मिलता है, तो ये बात भी यहाँ पर आती है। तो इसी प्रकार जो हमारी कन्वेंशन होती है, कन्वर्जेशन, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट डिस्क्लोज द ट्रू प्रॉफिट और बिजनेस बिकॉज फ्यूचर लॉसेज आर प्रोवाइडेड वेरेज फ्यूचर इनकम्स आर इग्नोर्ड। फ्यूचर इनकम्स को इग्नोर कर देते हैं और फ्यूचर लॉसेज को हम प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इस बात को भी इन्होंने क्या बनाया, इसकी लिमिटेशंस बना दी। Incomplete information, accounting statements provide only the incomplete information because the actual profit or loss, अगर किसी भी बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस पता करना हो, तो वो तभी पता चलता है जब बिजनेस क्लोज होता है। तो ईयरली जो हम प्रॉफिट अगर उसका फाइंड आउट करते हैं, तो वो एक तरह से अनुमानित प्रॉफिट होता है। ओमिशंस ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, बिजनेस के अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो क्वालिटेटिव होती है, यानी कि गुणात्मक पहलू होते हैं। जैसे किसी बिजनेस मैनेजर की ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये ऐसे कुछ गुण होते हैं जो बिजनेस में इग्नोर कर दिए जाते हैं, इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि उनका मनी मेजरमेंट नहीं होता है। अकाउंट्स कंटेन ओनली दोज इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जिन ट्रांजेक्शन्स को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स आर कंप्लीटली ओमिटेड, यानी कि जो गुणात्मक पहलू होते हैं वो उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, जिससे बिजनेस की उनको हम फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स में नहीं माप सकते, उनको यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है। ओमिशंस ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में एक पॉइंट और है, 10 चेंजेस इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अगर चेंज हो गया, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की प्रतिष्ठा, कॉर्डियल मैनेजमेंट, लेबर रिलेशन,
प्रबंधन और श्रमिकों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध होता है, मतलब एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन करते हैं। फर्म्स एबिलिटी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, सेटिस्फैक्शन ऑफ फर्म्स कस्टमर्स, ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि इनको हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर माप नहीं सकते, इनका मुद्रा के रूप में मापन नहीं हो सकता, मॉनेटरी टर्म्स में इनको नहीं मेजरमेंट किया जा सकता, इसलिए इनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो इस बात को इन्होंने इसकी लिमिटेशन बना दिया। फिर बात करें बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। सच एज द फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन प्राइस लेवल। अगर किसी असेट्स की प्राइस कम या ज्यादा हो जाती है तो उसको हम यहाँ पर चेंज नहीं करते हैं, तो पुरानी कॉस्ट पर ही इसको दिखाते हैं। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन मानी जाती है। असेट्स रिमेन अंडर वैल्यूड इन मेनी केसेस, कई बार असेट्स की जो वैल्यू होती है वो कम दिखाई देती है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू मार्केट में 8% में उनकी वैल्यू ज़्यादा दिख हो रही होती है मार्केट में, लेकिन उनको हमने कम वैल्यू पर दिखाया हुआ होता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि जो बैलेंस शीट के अंदर प्राइजेस दिखाई हुई है उससे बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं लगाया जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई लैंड है, हमने बिजनेस में रिकॉर्ड कर रखी है 5 लाख रुपए की, बट 8% में उसकी 15 लाख रुपए की वैल्यू है, तो फिर इससे वहां पर डिफरेंस आ जाता है, एक्चुअल पोजीशन पता नहीं लगा पाते। तो ये एक लिमिटेशन होती है कि ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के करना। रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स के साथ हेर फेर करना, छेड़छाड़ करना, सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज अ मोर फेवरेबल पोजीशन देन द एक्चुअल पोजीशन। ये काम इसलिए किया जाता है ताकि बिजनेस की जो एक्चुअल स्थिति होती है उसे बेटर बनाने का काम किया जाता है, ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके और उनसे लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाया जा सके। तो ये एक तरह का फ्रॉड होता है, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग से कई बार अकाउंटिंग हमारी इफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज मेड एट द एंड ऑफ ईयर may not be recorded और क्लोजिंग स्टॉक में और बी ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा कर दिया हो। तो ये कुछ डिसीजन होते हैं जिसकी वजह से अकाउंटिंग हमारी डाउटफुल हो जाती है। फिर आता है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ओनली अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं वो पास्ट इवेंट्स का यानी पिछली घटनाओं का एक रिकॉर्ड होता है। कंटिन्यूअस चेंजेस लाइक टेक प्लेस इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, उन चेंजेस को हम यहाँ पर देख नहीं पाते। पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द फर्म, द पोजीशन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स एटसेट्रा, इन सब चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। एज सच फाइनेंशियल एनालिसिस बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स में नॉट बी मच यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग, यानी कि जो पास्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है उनसे हम फोरकास्टिंग नहीं कर पाते हैं, फ्यूचर के बारे में हम पूर्वानुमान लगा नहीं सकते, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए अनुपयोगी हो जाती है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बाकी इस चैप्टर की एक क्लास और रहेगी, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, तो वो बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है। आप क्लासेस को इस तरह से लाइक करते रहें, शेयर करते हैं, आपका जो सपोर्ट रहेगा वही हमारे लिए मोटिवेशन है, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से क्लासेस को और ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।